नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारा जो प्रैक्टिस सेट शिक्षण कौशल का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका आज 6वां पार्ट है। इससे पिछली वीडियो जो आप नहीं देखे होंगे, जिसमें मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें 50 प्रश्न थे। उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट रिवीजन क्लास चलाया था। तो अगर आप रिवीजन वाली क्लास नहीं देखे होंगे, जिसमें 50 प्रश्न मैंने शिक्षण कौशल के करा दिए हैं, जो पहले प्रैक्टिस सेट में कराए हुए थे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण वो वीडियो होगी अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे। तो आज का हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट और हम 51वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अपने चलते हैं प्रश्न पर। और आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में भी ऐसा ना करे, इसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन पहला है, किसी काम के लिए जब वह पैसे मांगेगा तब कहेंगे कि तुम मुझसे पैसा क्यों मांगते हो, तुम तो चोरी करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। पहला विकल्प करा है। दूसरा करा कि चोरी की दुर्गति बताएंगे। और तीसरा करा कि चोरी से होने वाली हानियों से परिचित कराएंगे। और चौथा है कि उसे डांटेंगे। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर आपके सामने कोई बालक चोरी करता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो देखिए, इसमें जो तीसरा विकल्प है वो विकल्प मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको चोरी से होने वाली हानियों से उसको परिचित कराएंगे। ये कार्य सबसे बेस्ट माना जाएगा अगर उसको सुधारना है तो उस चीज़ से। तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि शिक्षण द्वारा अध्यापन के लिए उपयोगी की जाने वाली तकनीक में शामिल है। क्या क्या इसमें से शामिल है, कूट में आपको मिलाना है। पहला है व्याख्यान, दूसरा है पारस्परिक क्रिया आधारित, और सामूहिकता स्वाध्याय चौथा है। तो आपको कूट में शामिल करना है कि क्या क्या आप शिक्षण द्वारा अध्यापन जब आप करते हैं तो क्या क्या उपयोग में तकनीक इसमें से लाते हैं। तो देखिए, जब भी आप शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षण अध्यापन कार्य करते हैं, तो आपको व्याख्यान की भी ज़रूरत पड़ती है। पारस्परिक क्रिया जो संबंध होते हैं चीज़ों का, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। और एक सामूहिकता की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन स्वाध्याय एक अलग पाठ हो जाता है अध्ययन करने का। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों तकनीक हमें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है शिक्षण अध्यापन प्रक्रिया के समय। तो पहला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53। और प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार हैं, आपको बताना है। संरचना, दूसरा अनुदेशात्मक विविधता, तीसरा प्रश्न पूछना, और चौथा है विद्यार्थियों के विचारों एवं अवधान का अनुप्रयोग करना। तो प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार इसमें से आपको बताना है। तो प्रभावी शिक्षण के अगर प्रमुख व्यवहार की इसमें से बात करें तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। विद्यार्थियों के जो विचार होते हैं, जो अवधान या ध्यान होते हैं, उनका उसमें अनुप्रयोग करना ही ये शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका या व्यवहार माना जाता है। ऑप्शन तो कई भी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 54 है कि आपके कुछ साथी आपके सामने कक्षा अध्यापक को भला बुरा कहते हैं, तो आप क्या करेंगे उस समय। पहला विकल्प करते हैं कि बिल्कुल तटस्थ रहेंगे। दूसरा विकल्प कर रहा है कि साथियों को इस व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे। और तीसरा विकल्प कर रहा है कि साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि यह अनुचित है। और चौथा कह रहा है कि दूसरे अध्यापक से शिकायत करेंगे। तो क्या करेंगे अगर आपके साथी आपके सामने ही आपके अध्यापक को भला बुरा कहते हैं। तो देखिए, तीसरा विकल्प आप देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये अनुचित है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, अपने गुरुजनों को अनुचित व्यवहार प्रदर्शित भला बुरा नहीं करना चाहिए। हमारा
तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर दूसरे विकल्प की बात करें कि आपको उनके व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे तो वो ज़्यादा समय हो जाएगा, और सही समय पर सही वक्त पर सही जवाब देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55वां है कि विद्यार्थी स्वयं खोजकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसमें इस विधि के द्वारा पहुंचते हैं? तो पहला खेल विधि, दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा शैक्षिक पर्यटन विधि और चौथा है अन्वेषण विधि। तो स्वयं खोज की जब बात आ जाती है तो वो अन्वेषण विधि पर सीधे चले जाइएगा। अन्वेषण विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। तो हमारा चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 करा कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन पहला विकल्प कह रहा है कि सही है, दूसरा विकल्प कह रहा है कि सही हो सकता है, और तीसरा विकल्प कह रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, और चौथा विकल्प कह रहा है कि बुद्धि के विभिन्न पक्षों के सही है या पक्षों से सही है, ये हो सकता है। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी ऐसी बात हो लैंगिक पूर्वाग्रह को इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जब भी पुरुष को श्रेष्ठ बताया जा रहा है स्त्री से तो ये एक रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता की तरफ चला जाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित किया जा रहा है, लिंग भेद का यहाँ पर ज़्यादा भाव देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 57 है कि वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा में अध्ययन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता था? 10 वर्षों का, 11 वर्षों का, 12 वर्षों का, इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्षों का होता था सामान्यतः जो अध्ययन काल माना जाता है? तो अगर हम सामान्यतः अध्ययन काल की बात करें तो वो 12 वर्षों का सामान्यतः अध्ययन आपको करना होता था। ये रेगुलर हो जाता था। शुरू की जो अध्ययन विधि समय होता था वो 12 वर्षों का होता था, वैदिककालीन या बौद्धकालीन शिक्षा की बात करें तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58। अब प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित है? पहला विकल्प वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा मुस्लिम कालीन शिक्षा, तीसरा औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा सभी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? वर्तमान समय शिक्षा प्रणाली के हिसाब से आपको उत्तर बताना है। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा तीसरा विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। चलिए प्रश्न नंबर अब 59 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 59 कर रहा है कि किस कक्षा तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा मानी जाती है? ऑप्शन ए कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन 2 कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा तीसरा विकल्प कक्षा 1 से 8 तक और चौथा विकल्प कक्षा 1 से 12 तक। तो प्रारंभिक शिक्षा कितनी कक्षा तक माना जाता है, कितनी कक्षा से? तो अगर आप प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी यही बात कहता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वह कक्षा 1 से 8 तक की होती है। तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, घुमाकर प्रश्न को पूछा गया था ये। प्रश्न नंबर 60 और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन दूसरा अरस्तु, तीसरा जॉन डीवी और चौथा रूसो। तो ये कथन किसने कहा था आपको बताना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो ये स्टेटमेंट कहने वाले वैज्ञानिक हैं वो है अरस्तु वैज्ञानिक। तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे हमारा प्रैक्टिस सेट 60वां के लगभग 60 प्रश्नों तक हम 6 प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।